बात करते हैं। तो सब लोग आ गए, सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही होगी और हम लोग अब सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। लाइक कर देना जिन बच्चों ने नहीं किया हो, फिर बता रहा हूं। चलो, तो मराठा साम्राज्य जो है इसके बारे में आपको पता होगा, 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में इस साम्राज्य को हम देख सकते हैं। एक छोटी सी पूना सूपा की जागीर को एक राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज ने बदला और उसके बाद में पेशवाओं ने उसको एक बड़े साम्राज्य में बदल दिया। इस साम्राज्य को मराठा साम्राज्य, मराठा संघ के नाम से भी जानते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में महाराष्ट्र से शुरू हुआ और धीरे धीरे काफी बड़े इलाके पर पूरे भारत में जो है इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ये वही समय था जब भारत में मुगल लगातार अपना विस्तार कर रहे थे। औरंगजेब ने उन इलाकों को भी जीत लिया, मुगलों ने उन इलाकों पर भी कब्जा कर लिया जो इलाके पहले अकबर के काल में, जहांगीर शाहजहां के काल में मुगल साम्राज्य में नहीं आते थे। ऐसे समय में जब मुगल साम्राज्य भारत में तेजी से विस्तार कर रहा था और उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज और मराठा साम्राज्य ने बकायदा मुगलों से लोहा लिया, दो दो हाथ किए और उसके सामने टिके रहे। कई सारी समस्याएं, कई सारी परेशानियों को झेला, उनके आतंकों को झेला, अत्याचारों को झेला, षड्यंत्रों को झेला। इसके बावजूद भी वो टिके रहे और उन्होंने अपने साम्राज्य की न सिर्फ रक्षा की बल्कि मुगलों के राज्य में सेंध भी लगाई और धीरे धीरे उन्हीं की वजह से मुगल साम्राज्य की सीमाएं जो है वो सिकुड़ी। और आप सबको पता है कि मराठा साम्राज्य ही एक वो साम्राज्य था कि जो मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी माना जाने लगा था, कि अगर भारत में मुगल साम्राज्य खत्म होता है या मुगल जो है वो चले जाए तो उसके बाद अगर कोई वास्तविक रूप से उनकी जगह ले सकता है, ऐसी कोई शक्ति जिसके पास वो काबिलियत है, तो वो सिर्फ मराठा साम्राज्य था। हालांकि उस समय कई छोटे छोटे राज्य आप देखेंगे, वहां हैदराबाद में एक निजाम बैठा हुआ है, अवध में एक नवाब बैठा है, बंगाल में एक नवाब बैठा है, सिखों की तरफ से वहां भी एक शासक, वहां भी काफी शक्तिशाली लोग हैं, सभी राजपूत अपनी जगह हैं, जाट हैं। ऐसे में एकमात्र मराठा ही थे जो उस जगह को ले सकते थे, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया था। पूरे मराठा साम्राज्य को हम दो तरीके से देख सकते हैं या दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, छत्रपतियों के अधीन, जैसे सबसे पहले शुरुआत से छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज, उसके बाद में राजा राम, उन्हीं के सौतेले भाई संभाजी महाराज के, फिर उनकी विधवा पत्नी ताराबाई और उसके एक 4 वर्षीय पुत्र को उन्होंने गद्दी पर बैठाया छत्रपति के नाम उपाधि से, शिवाजी द्वितीय को। और उसके बाद आते शाहू, जो संभाजी महाराज के पुत्र थे। यहां तक छत्रपतियों का काल है। इसके बाद में आता है पेशवाओं का काल। बालाजी विश्वनाथ जैसे ही 1713 में पहले पेशवा बने, वहां से लेकर तो पेशवा का पद वंशानुगत हो गया और एक के बाद एक योग्य और शक्तिशाली पेशवा इनको मिले। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, और आप देखेंगे कि वहां तक मराठा साम्राज्य अटक से कटक तक चला गया। तो 1674 में इस साम्राज्य की स्थापना हुई। 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, वहां से शुरू होके तो पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 तक, आप देख सकते हो लगभग 90 साल का मामला है। तब तक मराठा साम्राज्य पूरे भारत पर एक प्रकार से छा गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में हारने के बाद अहमद शाह अब्दाली से मराठा साम्राज्य के सपनों के उड़ान को जो पर लगे हुए थे वो थम गए। कहीं ना कहीं मराठा साम्राज्य के सारे सपने जो है काफी हद तक चकनाचूर हो गए। मराठा साम्राज्य एक समय लग रहा था कि अब कोई रोक नहीं पाएगा, वो विजय रथ रुक गया और फिर उसके बाद भारत में अंग्रेजों का शासन हो। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे देश में लिया जाता है। ये एक महान योद्धा, एक महान कूटनीतिज्ञ, एक बहुत अच्छे चरित्र के इंसान माने जाते हैं, देशभक्त माने जाते हैं, इसके साथ आत्मसम्मान के धनी माने जाते हैं।
और बहुत सारी परेशानियों के बावजूद भी आप इनके जीवन से सीख सकते हैं कि इंसान कैसे जो है आगे बढ़ सकता है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना होता है। ऐसा नहीं है कि छत्रपति शिवाजी के सामने बुरे दिन नहीं आए, एक समय तो ऐसा भी आया कि औरंगजेब ने इनको नजरबंद कर दिया, एक प्रकार से कैद कर लिया, पर उसके बावजूद भी सब कुछ छूटने के बाद सब कुछ वापस हासिल करना, फिर से अपने आप को शक्तिशाली बनाना, ये आप देख सकते हो। और ये सारे गुण उनको उनकी माता से मिले। कहा जाता है कि उनकी माता बहुत धार्मिक थी और अपनी माता के ही प्रभाव में वो पले बढ़े और अपनी माता का काफी ज्यादा उन पर जो है प्रभाव रहा। ठीक है, तो आप सबको पता है पिता का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। ये तब फैक्ट के रूप में हम पढ़ते ही हैं। पिताजी एक जागीरदार थे जिनके पास पूना मतलब पुणे जो आजकल का है और सुपा की छोटी सी जागीर थी। बस एक जागीरदार, आप सोचो कि एक जागीरदार का बेटा इतना बड़ा राजा बन जाए। ठीक है, चलिए, तो जीजाबाई, माता पिता शाहजी भोसले, पिता राजपूताना के सिसोदिया वंश से, है ना। पिता और माता दोनों को अगर देखें तो माता यादवों के वंश से है, पिता सिसोदिया वंश से, राजपूताना के, तो इनके ब्लड में ही आप देखोगे रॉयल ब्लड था एक प्रकार से। और इन्होंने एक एक करके जब थोड़े से ये बड़े हुए और इन्होंने एक हिंदू पदपादशाही का उद्देश्य रख के सामने और अपना एक साम्राज्य बनाने का सपना देखा, तो धीरे धीरे करके इन्होंने कई सारे किलों को जीता, कई सारे इलाकों को जीता, है ना। 1654 में उन्होंने पुरंदर का किला जीता। 1659 में बीजापुर के सुल्तान ने उनको मान, क्योंकि देखो छत्रपति शिवाजी जब अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे, जब सबको लगा कि ये जो है आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके शत्रु भी खड़े हो गए। मुख्य रूप से दो दुश्मन थे उनके। दो कौन से? पहले मुगल, एक तरफ मुगल जो दक्कन में अपनी सत्ता को विस्तार करने का उस समय प्रयास कर रहे थे, और दूसरा था बीजापुर। बीजापुर जो बहमनी रियासत से टूटा हुआ था, बहमनी राज्य का टूटा हुआ एक राज्य था। तो बीजापुर और एक तरफ मुगल, ये दो हैं जो मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी के शत्रु थे और उनके रास्ते का कांटा थे। यहां तक कि मुगलों ने भी कई बार उनको परास्त करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए सेनाएं भेजी। बीजापुर ने भी ऐसा किया। एक समय ऐसा भी आया कि बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा था, आप सबको पता है वो बात, और सेनापति अफजल खां ने संधि का प्रस्ताव रखा कि भाई युद्ध नहीं चाहते हो तो संधि कर लो, और बदले में षड्यंत्र करके उनको मारने का प्लान बनाया कि भाई जैसे ही मिलेंगे तो मार देंगे। अब ये बात पूरी जग जाहिर है कि छत्रपति शिवाजी ने उल्टा जो है अफजल खां को ही मार दिया था, और इस तरह से उन्होंने जो है अपनी चतुराई से अपनी जान भी बचाई, अफजल खां को मारा भी सही और अपने राज्य की रक्षा भी की। जब छत्रपति शिवाजी को कोई नहीं रोक पा रहा था, तो उस समय औरंगजेब ने भेजा किसको? जयसिंह। आपने सुना होगा मिर्जा राजा जयसिंह का नाम, आमेर का राजा था, जयसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इसी का पोता जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है और बहुत काबिल राजा माना गया है। आपको पता है जंतर मंतर के नाम से वेधशाला जो है काफी सारी जगह पर, जयपुर में, यूपी में, ठीक है, दिल्ली में, उज्जैन में इन्होंने स्थापित करवाई है। तो जयसिंह को भेजा औरंगजेब ने, क्योंकि औरंगजेब पूरे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना चाहता था। खास करके उन इलाकों में, दक्कन में, दक्षिण में, जहां अभी तक मुगल पताका नहीं फहराई गई थी, उसका यह मानना था कि छोटे छोटे राज्य हैं, बड़े आराम से इन सारे राज्यों को मिला के एक बड़ा मुगल साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा शिवाजी के दमन के लिए। अब जयसिंह जो है वो बहुत बड़ी सेना लेकर आया था, और कई बार कहते हैं कि जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वेधशाला वाला जयसिंह अलग है, वही कह रहा हूं, इसका पोता है, ये वो जयसिंह नहीं है, ठीक है, जो आप पढ़ते हो ना जिसने जंतर मंतर की स्थापना करवाई थी, एक महान विद्वान था, वो नहीं, वो इसका पोता है। जयसिंह द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ये जयसिंह प्रथम के नाम से, इसीलिए प्रथम द्वितीय बोलते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन कई बच्चों को लगता है कि ये वही है, ये अलग है, ठीक है। तो ये जो सेना लेकर आया, उस समय शिवाजी ने देखा कि यार काफी शक्तिशाली सेना है और कई बार जो है बुद्धि से काम लेना पड़ता है, अकल का भी इस्तेमाल करना पड़ता है ना। जोश तो ठीक है अपनी जगह,
पर जोश के साथ साथ होश में भी इंसान को रहना जरूरी है। उन्होंने संधि कर ली जयसिंह के साथ, और इस संधि को इतिहास में पुरंदर की संधि के नाम से जानते। 1665 को यह संधि हुई थी, तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के ठीक 100 साल के बाद। इससे ठीक 100 साल पहले तालीकोटा का युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य की रियासतों के बीच में, ये भी आपको पता होगा। ठीक 100 साल के बाद पुरंदर की संधि हुई, और पुरंदर की संधि एक प्रकार से शिवाजी ने वक्त की नजाकत को देखते हुए की थी, क्योंकि अगर वो संधि नहीं करते, क्योंकि जान है तो जहां इंसान आगे भी चीजों को प्राप्त कर सकता है, तो वो सब चला जाता जो इन्होंने इतनी मेहनत से जो उपलब्धियां अर्जित की। तो उन्होंने संधि कर ली, और पुरंदर की संधि के हिसाब से उन्होंने अपने 23 किले, 12 किले उन्होंने अपने पास रख लिए और 23 किले मुगलों को दे दिए। कई बार पुरंदर की संधि से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो एक तो क्या किया, अपने 23 किले मुगलों को दे दिए, और अपने बेटे, जो बेटा था ना संभाजी महाराज, को मुगल दरबार में 5000 का मनसब भी दिया गया। मतलब ये वादा किया था जयसिंह ने कि आपके साथ, आपके बेटे के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं होगा, अपमान नहीं होगा, आपके साथ एक राजा की तरह सुलूक किया जाएगा। भाई आप एक राजा हो, सबसे बड़ी बात वही होती है ना, सम्मान। तो आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होगा, आप मेरे साथ चलो, मैं गारंटी लेता हूं। तो वो उसकी बात मान के गए, और उनके बेटे को 5000 का मनसब भी दिया। यहां तक कि इस संधि में यह भी था कि बीजापुर के सुल्तान, क्योंकि औरंगजेब बीजापुर को जीतना चाहता था, साम्राज्य में मिलाना चाहता है, तो बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ जब वो अपना अभियान करेगा तो शिवाजी उसके साथ होंगे, उसको सहयोग करेंगे। ये भी तय हुआ। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जब वो मुगल दरबार में उपस्थित हुए अपने बेटे के साथ, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, क्योंकि औरंगजेब उनको पसंद नहीं करता था। और जब उन्होंने इस चीज का विरोध किया तो उनको नजरबंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि कड़े पहरे में उनको रखा गया, और 5000 के आसपास सैनिक जो है उनके आसपास तैनात कर दिए गए कि वो वहां से भाग ना जाए। और औरंगजेब के बारे में कई लोग ये भी कहते हैं कि उसका प्लान उनको मारने का था। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि अपनी चतुराई से पिता पुत्र दोनों वहां से निकलने में कामयाब हो गए। ठीक है, भेष बदल के एक से दूसरी, दूसरे से तीसरी जगह वो गए, और इस तरह से वो बच निकलने में कामयाब हुए। और अगले 4 सालों के अंदर ही शिवाजी ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उनके हाथ से चला गया था। पुरंदर की संधि के दौरान जो किले उन्होंने दिए थे, वो सारे किले उन्होंने जो है मुगलों से वापस छीन लिए। 12 मई 1666 को औरंगजेब के सामने वो शिवाजी महाराज अपने बेटे जयसिंह जो है के अनुरोध पर बेटे के साथ, संभाजी के साथ उपस्थित हुए। बाद में 1670 में उन्होंने फिर से पुरंदर के किले को जीत लिया, और जो जो इलाके उनके हाथ से चले गए थे वो उन्होंने वापस से जीते। 4 वर्ष के अंदर ही उन्होंने जो है अपना वापस साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसी समय उन्होंने मुगल प्रांतों से भी चौथ और सरदेशमुखी नाम के कर वसूलना शुरू कर दी। अब आपको ये चीज पता होगी, मराठा साम्राज्य में 2 कर महत्वपूर्ण आपको मिलेंगे मुख्य रूप से, एक चौथ और एक सरदेशमुखी। दोनों कर क्या थे थोड़ी देर बाद बताऊंगा। चौथ जो होता है उपज का 1/4 मतलब 25% भाग, और सरदेशमुखी जो होता था वो उपज का 1/10 10% भाग हुआ करता था। तो उन्होंने बाद में मुगल प्रांतों से ही टैक्स लेना शुरू कर दिया। अब सोचो कि ये बताता है उस व्यक्ति की काबिलियत को कि जहां वो एक समय मुगलों के साथ संधि कर रहा था, आत्मसमर्पण कर रहा था, अब वो मुगलों के इलाकों पर आक्रमण करके वहां से लूटपाट करने लगा। सूरत क्योंकि मुगलों ने काफी नुकसान पहुंचाया था आर्थिक रूप से, तो सूरत जो उस समय एक बंदरगाह हुआ करता था, मुगलों के अधीन आया करता था, सूरत पर आक्रमण करके वहां लूटपाट की, वहां व्यापारियों को लूटा और मुगलों को नुकसान पहुंचाया। तो उन्होंने अपनी सारी भरपाई जो है ऐसे तैसे कर ली, और 1670 से 1674 की 4 वर्ष की अवधि में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जो आप देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर जो आपको दिख रहा होगा ना, ये जो महाराष्ट्र का पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिमी महाराष्ट्र, ये इलाका शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य, छोटो की एक जागीरदार का बेटा इतने बड़े इलाके पर राज करने लगा था। और इसके अलावा कुछ इलाके बाहर भी थे, तंजौर, जिंजी, और ये सब आप देख सकते हो। कर्नाटक और तमिलनाडु तक उन्होंने जो है अपने अभियान किए, और वहां भी उन्होंने जीता। तो इस तरह से ये जो है
ये उनका राज्य, ये महाराष्ट्र है और ये उनका ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये उनका राज्य है। हालांकि इसको बाद में पेशवाओं ने और बड़ा किया, पर काफी हद तक उन्होंने एक राज्य स्थापित। अब एक राज्य स्थापित तभी होता है जब आप राजा बनते हो, विधिवत रूप से आपका राज्याभिषेक होता है। 1674 को उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण करके रायगढ़ को राजधानी बनाया। तो उन्होंने, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करा लिया, एक राजधानी के रूप में रायगढ़ को अपनी राजधानी, बाद में रायगढ़ से सतारा शिफ्ट की गई थी राजधानी, आपको पता है पहले रायगढ़ हुआ करती थी। तो अब वो विधिवत रूप से राजा हैं, ऑफिशियली वो एक राजा है। और इस अवसर पर शिवाजी छत्रपति के सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के भी उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए। जब तक आपके नाम के सिक्के ना चले तब तक आप कहाँ के राजा। ऐसा भी कहा जाता है कि राज्याभिषेक के 12 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया, तो उनको दोबारा से अपना राज्याभिषेक करवाना पड़ा। ठीक है, तो एक प्रकार से 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ। अंतिम अभियान कर्नाटक पर आक्रमण माना जाता है, ठीक है, 1677-78 के आसपास, और 1680 में उनका देहावसान हो गया, निधन हुआ। जन्म 1627 में हुआ था, कई जगह 1630 भी आपको मिल जाएगा, पर 1627 ज्यादातर लोग मानते हैं। तो 1680 में उनका देहावसान हो गया, लेकिन जब उनका निधन हुआ तब तक उन्होंने मराठाओं को एक बड़ी ताकत बना दिया था और वो मुगलों के सामने लड़ सकते थे, इस स्थिति में वो आ चुके थे। उनके पास एक राज्य भी था, एक सेना भी थी, यहाँ तक कि शिवाजी महाराज ने एक नौसेना भी बनाई। एक नौसेना का निर्माण करना उस समय भारतीय राजाओं के लिए कोई बहुत आम बात नहीं थी, बहुत मुश्किल था इस चीज को करना, पर उन्होंने एक, ठीक है, एक नौसेना भी अपनी स्थापित की थी, नौसेना भी बनाई थी। अब अगर आप देखो, शिवाजी महाराज का जो प्रशासन है वो चलता था अष्ट प्रधान की सहायता से। एक्चुअली जैसे आपने देखा होगा ना, भारत में प्रधानमंत्री की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती है, और मंत्री परिषद में अलग अलग मंत्री हैं, कोई गृह मंत्री है, कोई वित्त मंत्री है, कोई रक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है। वैसे ही शिवाजी अपना पूरा राज्य जो है एक मंत्री परिषद की सहायता से चलाते थे, और इस मंत्री परिषद में 8 प्रमुख व्यक्ति थे, 8, और इसी को अष्ट प्रधान कहा गया। 8 को संस्कृत में अष्ट कहते हैं, आपको पता होगा। षष्ठ मतलब 6, सप्त मतलब 7, अष्ट मतलब 8, नव मतलब 9 और दश मतलब 10। तो अष्ट प्रधान मतलब 8 प्रधान। ये वो 8 लोग हैं जो उनके सहायता करते थे पूरे राज्य को, साम्राज्य को चलाने में। पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार अष्ट प्रधान में, यूपीएससी से भी आप देखोगे तो यहाँ भी यूपीएससी में भी क्वेश्चन अष्ट प्रधान से आया है। तो अष्ट प्रधान क्या था, अष्ट प्रधान पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 8 मंत्री हैं। सबसे बड़ा था पेशवा, जो एक प्रकार से उनका प्रधानमंत्री था, सबसे बड़ा मंत्री जो था उनका वो पेशवा था। फिर अमात्य, वित्त और राजस्व मंत्री, जैसे हमारा एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वित्त मंत्री, ये अमात्य। वाकियानविस नाम का एक प्रधान, ये गृह मंत्री था, ठीक है, सारे मामले गृह मंत्रालय जैसे इनके पास थे। सुमंत नाम का एक प्रधान था जो विदेश मंत्री था, जो दूसरे राज्यों के साथ पत्र व्यवहार करना, ठीक है, कैसे संबंध रखना है, किससे संधि करना है, किससे युद्ध लड़ना है, ये सारी बातों को देखता था। सचिव हुआ करता था जो पत्राचार विभाग का प्रमुख था, जिसको चिटनीस भी बोलते हैं। सारा उस समय पत्र व्यवहार इन्हीं के अधीन। सेनापति सर ए नौबत, ये सैनिक प्रधान थे। सेनापति सबको पता ही है कि सेनापति क्या करता है। पंडित राव, नाम से समझ में आ जाएगा, धार्मिक मामलों से जुड़ा है और राजा को धार्मिक मामलों में परामर्श देता था। और उसके बाद आता है न्यायाधीश, जो एक प्रकार से चीफ जस्टिस हुआ करता था राजा के बाद। सबसे प्रधान न्यायाधीश तो राजा ही था। कोई भी राजतंत्र को ले लो आप, सारे राजतंत्रों में सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा ही होता है। चाहे मुगलों के ले लो, सल्तनत काल ले लो, मौर्य काल, गुप्त काल, कोई भी काल ले लो, राजा ही सर्वोच्च शक्ति है। सारी शक्तियां राजा के हाथ में होती थी। तो यहाँ भी राजा ही प्रधान न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश है, और उसके बाद में जो न्यायाधीश आता है उसको कहते हैं न्यायाधीश। तो इस तरह से ये अष्ट प्रधान है, और इन 8 की सहायता के लिए हर एक प्रधान को 8 लोग और दिए गए थे। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एक मंत्री अकेला कोई मंत्रालय संभाल सकता है? नहीं ना, उस मंत्री का पूरा स्टाफ होता है, उसके साथ कई बार राज्य मंत्री भी होता है, उसके साथ उस मंत्रालय का सचिव होता है, सचिव के अंडर में अवर सचिव, उप सचिव और बहुत सारे सचिव होते हैं। तो ऐसे ही 8 प्रधान थे, और हर एक प्रधान का
8 लोगों का स्टाफ था। टोटल 64 लोग थे। मतलब आप समझो कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है और इनकी सहायता के लिए कुछ लोगों को नियुक्त और किया गया है। तो ये इस तरह से 8 प्रधान थे और 8 लोग उनकी सहायता के लिए नियुक्त किए गए थे जो उनके अंडर में काम करते थे। समझ में आया? चलो, तो ये अष्ट प्रधान हो गया और ये अष्ट प्रधान का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया। यहाँ देखो आप, अमात्य, पंत प्रधान, न्यायाधीश, पंडित राव, सुमंत, सेनापति, मंत्री, सचिव, ये सारा। बाद में अष्ट प्रधान में नए नए पदों को बाद में जोड़ा गया। ठीक है, सेना करते का पद भी जोड़ा गया। आपको पता है समय के साथ अलग अलग लोगों ने इसमें जो है इंक्रीज किया है चीजों को। तो ये हो गया अष्ट प्रधान, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-4 नाम को छोड़ के बाकी सारे क्लियर है। जैसे पेशवा को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, न्यायाधीश को लेकर, पंडित राव और सेनापति को लेकर भी नहीं होगा। सबको पता है सेनापति क्या करेगा, पंडित राव क्या करेगा, न्यायाधीश क्या करेगा और पेशवा क्या करेगा। तो 8 में से 4 को याद करना तो मुश्किल नहीं है, 4 को कंफ्यूजन लेकर ज्यादा होता है। अमात्य, वाक्यान्वी, सुमंत और चिटनिस, ये 4 को याद कर लो, पूरे 8 याद हो जाएंगे। ठीक है, अक्सर क्या होता है ना, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये वाला प्रधान क्या करता था, वो वाला प्रधान क्या करता था। चलिए, तो ये हो गए अष्ट प्रधान। और फिर उसके बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज का देहावसान हुआ, निधन हुआ, तो उनके पुत्र संभाजी महाराज उनके उत्तराधिकारी बने। वो भी अपने पिता की तरह मुगलों से लड़ते रहे। उन्होंने भी हार नहीं मानी और औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। जब औरंगजेब को लगा कि भाई अब तो छत्रपति शिवाजी नहीं है, वो तो मर चुके हैं, तो आराम से उनके इलाके पर कब्जा किया जा सकता है या मुगलों साम्राज्य को दक्षिण भारत में विस्तार किया जा सकता है। इस चीज को छत्रपति संभाजी महाराज ने नहीं होने दिया। वो भी जब तक रहे वो लड़ते रहे। यहां तक कि औरंगजेब के एक पुत्र जिसका नाम था अकबर, ये वो अकबर नहीं है, ये अकबर द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। तो उसने जो है क्या किया, उसने विद्रोह कर दिया। तो उसके बेटे को भी शरण दी। औरंगजेब का एक बेटा अपने पिता से विद्रोह करके छत्रपति संभाजी महाराज जो है उनके पास आया। उन्होंने शरण भी दी, ये जानते हुए कि ये दुश्मन का बेटा। ये सिर्फ भारतीय कल्चर में हो सकता है, अपने दुश्मन के शत्रु के बेटे को भी शरण देना। हमारे में शरणागत वत्सल वाली बात कि अपनी शरण में आया हुआ व्यक्ति जो है वो दुश्मन भी दोस्त होता है। तो उन्होंने औरंगजेब जो कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी के बेटे को शरण दे दी। इस बात से औरंगजेब बहुत नाराज हुआ और बाद में जो है उसने षड्यंत्र करके, धोखे से, छल कपट करके गिरफ्तार कर लिया संभाजी महाराज को और पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया, येशुभाई पुत्र राजा जो है शाहू को भी गिरफ्तार कर लिया और बहुत यातनाएं देकर मारा गया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी जीभ काटी गई, उनके हाथ काटे गए दोनों, और बाद में जो है उनके शरीर के अंग जब काट लिए एक एक करके तो फिर सर धड़ से अलग किया गया और इतनी बुरी मौत उनको मारा औरंगजेब ने। बेटे शाहू को उसने कैद कर लिया। ठीक है, तो जब संभाजी महाराज को मार दिया, शाहू को गिरफ्तार कर लिया, ऐसे में अगला छत्रपति कौन? तो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी का एक बेटा था राजा राम, जो संभाजी महाराज का सौतेला भाई था, उसको गद्दी पर बैठाया। राजा राम को छत्रपति बनाया गया। राजा राम ने कभी भी अपने आप को राजा होते हुए राजा नहीं माना, नाम का ही राजा था बस। उसने जैसे वो था ना भरत वाला केस कि भरत ने राजा होते हुए भी राम को ही हमेशा राजा माना और श्री राम के चरण पादुका को रख के राज्य चलाया, वैसे ही राजा राम ने हमेशा शाहू को ही राज्य का उत्तराधिकारी माना, राजा माना। चूंकि वो उस समय मुगलों की कैद में थे तो वो बस राजकाज को चलाते रहे और राजा राम के नेतृत्व में एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम चला दिया मराठाओं ने। बाद में राजा राम की मृत्यु भी हो गई तो उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने अपने 4 साल के बेटे को जो है शासक बना दिया और उसकी संरक्षिका बन गई। इस बीच 1707 में औरंगजेब मर गया। जब औरंगजेब मरा तो उसने क्या किया, उसके बाद जो है वो उसने तो गिरफ्तार करके रखा शाहू को, लेकिन जब औरंगजेब मर गया तो उसका बेटा बहादुर शाह मोहम्मद मुअज्जम जो है वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। उसने शाहू को रिहा कर दिया। अब इसलिए नहीं किया क्योंकि वो कोई पछतावा कर रहा था कि मेरे पिताजी ने गलत काम किया, मैं उनके पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसलिए मैं शाहू को छोड़ रहा हूं, इसलिए नहीं छोड़ा। उसने शाहू को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि वो मराठाओं को आपस में लड़ाना चाहता था।
ये बात उसको पता थी कि शाहू अगर बाहर निकलेगा तो गद्दी पर दावा जताएगा क्योंकि वो छत्रपति है, और दूसरी तरफ ताराबाई जो उसकी चाची है वो नहीं मानने वाली। वो भी एक योग्य महिला थी, एक साहसी महिला थी। वो महिला जरूर थी लेकिन पुरुषों से किसी काम में कम नहीं थी। वो बिल्कुल लड़ती थी, युद्ध करती थी, हथियार तलवार चलाना, शस्त्र अस्त्र चलाना जानती थी। उसकी भी सैनिक की तरह एक शिक्षा दीक्षा हुई थी। तो ये बात बहादुर शाह जानता था कि आपस में क्या होगा, लड़ाई होगी, और वही हुआ। एक तरह से हम कहें तो बहादुर शाह प्रथम अपने मकसद में कामयाब हुआ। उसने क्या किया, शाहू को रिहा कर दिया। संभाजी का ये पुत्र है, छत्रपति शिवाजी का पोता है। 1708 में इसका राज्याभिषेक हुआ। इसने सतारा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि जब ये आया तो युद्ध तो होना ही था। ताराबाई और शाहू के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अपने सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ की सहायता से शाहू ने विजय हासिल की और गद्दी पर बैठ गया, छत्रपति बन गया। ठीक है, आ रहा है समझ में भाई? सब लोग से मैं बार बार बोल रहा हूं, सेशन को लाइक भी करो भाई। जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया हो वो लोग सेशन को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। और इस तरह से बालाजी विश्वनाथ का कद बढ़ने लगा। बालाजी विश्वनाथ जिसकी सहायता से शाहू ने गद्दी हासिल की थी, उसने क्या किया, उसने उसको पेशवा का पद दे दिया, और पेशवा का पद वहां से वंशानुगत हो गया। मतलब अभी तक पेशवा क्या होता था ना, एक पेशवा के बाद दूसरा पेशवा राजा खुद तय करता था, और योग्यता के आधार पर पेशवा बनते थे। यहां से आप देखोगे कि पेशवा वंशानुगत हो गए, मतलब अब पेशवा का बेटा पेशवा बनेगा। बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव प्रथम वो पेशवा बना, बाजीराव प्रथम का बेटा बालाजी बाजीराव वो पेशवा बना, उसके बेटे फिर माधवराव, वो भी ऐसे ही पेशवा वंशानुगत हो गए। तो यहां से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। इसके बाद छत्रपति की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगी। पेशवा का पद जो है वो प्रमुख होने लगा, पेशवा ज्यादा शक्तिशाली होने लगे, सारी चीजों को डिसाइड जो है वो पेशवा करने लगे, छत्रपति जो है सिर्फ नाम के रह गए। आखिरकार 1750 में एक संधि हुई। इस संधि को संगोला की संधि कहते हैं। कभी आपसे पूछे यूपीएससी या कहीं भी तो ध्यान रखिएगा, संगोला की संधि के नाम से एक संधि हुई। किसके बीच में, बालाजी बाजीराव। यहां पर दो बालाजी आ गए, एक ही बालाजी था, दो बालाजी नहीं है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना कि ये बालाजी बालाजी बाजीराव कौन है, हमने तो बालाजी बाजीराव सुना है। बालाजी बाजीराव जो बालाजी विश्वनाथ का पोता है और बाजीराव प्रथम का बेटा था। बालाजी बाजीराव और राजा राम द्वितीय के बीच में, जो उस समय छत्रपति था शाहू के बाद, इनके बीच में संगोला की संधि हुई। और इस संधि का महत्व इस बात में है कि मराठा साम्राज्य की कमान जो है अब पेशवाओं के हाथ में चलेगी। अब पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान बन गया, और मराठा छत्रपति जो है नाम मात्र का शासक बन गया। मतलब अब मराठा छत्रपति की स्थिति वैसी हो गई जैसे भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति की है, और पेशवा की स्थिति वैसी हो गई जैसे वर्तमान में भारत में प्रधानमंत्री की है। तो वास्तविक प्रधान पेशवा, नाम मात्र का प्रधान छत्रपति। तो अब छत्रपति जो है उनके पास ज्यादा शक्तियां नहीं बची, और यहीं से मैंने पेशवाओं का एक काल है। और पेशवाओं के बाद देखो 1708 से 1749 तक, काफी लंबे समय तक, लगभग 41 वर्ष तक पेशवा रहा, छत्रपति रहा शाहू। और उसके बाद में जो है संगोला की संधि हो गई तो पेशवा प्रमुख बन गए। तो यहां से आपको पेशवा मिलेंगे। एक बात बहुत अच्छी हुई मराठाओं के साथ कि इस काल में उनको एक से बढ़कर एक शक्तिशाली, साहसी, योग्य पेशवा मिले, लड़ाकू योद्धा, कि जिन्होंने जीवन में कभी हार ही नहीं देखी, ऐसे पेशवा इनको मिले। कुछ शुरुआत, बाद में तो नहीं। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 पहला पेशवा, और ये शाहू ने ही नियुक्त किया। इसके बाद बाजीराव प्रथम, जिसे बाजीराव बल्लाल के नाम से दुनिया जानती है, एक बहुत बड़ा योद्धा माना, महान योद्धाओं की कैटेगरी में आता है। अपने जीवन में जितने युद्ध लड़ा सारे जीता, एक युद्ध नहीं हारा। बालाजी बाजीराव उसी का बेटा, वो भी अच्छा योद्धा था। उसी के समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, और उसी युद्ध के हारने के दुख से वो मर गया, आघात पहुंचा, सदमा पहुंचा। माधवराव प्रथम बाद में बना, और ये भी बहुत योग्य था।
बहुत कम लोग हैं जो माधव राव के बारे में जानते हैं। माधव राव प्रथम वो व्यक्ति है जिसने बहुत कम समय में मराठाओं की शक्ति को वापस लाके स्थापित किया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य कह सकते हो मराठाओं का, कि बीमारी के कारण ये मर गया। फिर आता है नारायण राव, फिर आता है रघुनाथ राव। सबसे ज्यादा डैमेज जिस इंसान ने पहुंचाया है मराठाओं को वो यही है। राघोबा के नाम से भी जाना जाता है रघुनाथ राव। और इस रघुनाथ राव ने जो है ना, इसने पेशवा बनने के लिए बहुत चालाकियां की, षड्यंत्र किए, यहां तक कि एक समय वो अंग्रेजों के साथ जाके भी मिल गया। इस व्यक्ति को पद से इतना प्रेम था कि अंग्रेजों से जो है हाथ मिलाने भी कोई गलत बात नहीं, तो ये सारे पेशवाओं की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। फिर आता है माधवराव द्वितीय, ये भी नाम मात्र का ही रहा, क्योंकि इसके काल तक आते आते वास्तविक शक्तियां इनके सरदारों के पास चली गई। महादजी सिंधिया, ठीक है, नाना फडणवीस जैसे लोगों का प्रभाव बहुत बढ़ चुका था। और फिर अंतिम पेशवा है बाजीराव द्वितीय। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेज जीते और मराठाओं को हराकर पेशवा वाला मामला ही खत्म हो गया, पेशवा का और पूरा मराठा साम्राज्य का ही। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा माना गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, क्लियर। ये क्रम यूपीएससी में आया है। अगर आपको लगेगा कि सर यहां से क्वेश्चन आते हैं क्या, तो यूपीएससी के पुराने पेपर्स को अगर कभी आप देखे हो, वैसे तो नहीं देखे होंगे, देखना चाहिए, तो अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहां से एक बार क्वेश्चन पीटी में आया था। इनका क्रम, कौन सा पेशवा पहले आया और कौन सा पेशवा बाद में आया, इसको याद रखना बहुत मुश्किल नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब क्वेश्चन ये है कि याद कैसे रखें। आपको पहले पेशवा का नाम याद आराम से हो जाएगा, पहला याद रखने में दिक्कत नहीं होती। पहले पेशवा का नाम है बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ का बेटा जो है वो है बाजीराव प्रथम। तो बालाजी विश्वनाथ के बाद में बाजीराव प्रथम, और तीसरा पेशवा दोनों के नाम से बनेगा, बालाजी विश्वनाथ का बालाजी और बाजीराव का बाजीराव। तो ये हो गया बालाजी बाजीराव, पिता और पुत्र दोनों के नाम से बनाए पोते का नाम। तो बालाजी बाजीराव तीसरा पेशवा हो गया। अब 3 तक तो हम आ ही गए। चौथा पेशवा माधवराव, पानीपत के युद्ध के बाद बना। फिर नारायण राव, फिर रघुनाथ राव, और फिर माधवराव द्वितीय आ गया, और फिर बाजीराव द्वितीय आ गया। बताओ कितने नाम आपको इसमें याद रखने हैं ऐसे? ठीक है, तो ये जो है ना, ये पेशवाओं की एक प्रकार से सूची है। अब बात करते हैं इनके काल में कैसे मराठाओं के साम्राज्य का विस्तार हुआ और एक बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ। पहला पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ, 1713 से 1720। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक माना जाता है। मराठा राज्य के पहले प्रवर्तक छत्रपति शिवाजी महाराज है ना, और दूसरा प्रवर्तक जिसके काल में मराठाओं का फिर से जो है विस्तार उत्थान होना शुरू हुआ, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण था। ठीक है, कौन था? एक ब्राह्मण। और शाहू के राज्याभिषेक में महत्वपूर्ण भूमिका मैंने आपको बताई। जब ताराबाई और शाहू के बीच में लड़ाई हुई उत्तराधिकार को लेकर, गद्दी को लेकर, तो शाहू इसी व्यक्ति की वजह से जो है जीता। तो ये वही व्यक्ति है जिसने शाहू को छत्रपति बनाया। मराठों ने इसी के काल में फर्रुखसियर को गद्दी से उतारकर रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बिठाया। उस समय ना मुगल साम्राज्य में गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही थी, उत्तराधिकार को लेकर षड्यंत्र होते थे। सब एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, और एक के बाद एक कई सारे मुगल बादशाह। एक समय आपने देखा कि मुगल बादशाह कितने सालों तक राज करते रहे। अकबर को देखो, अकबर ने 50 साल के आसपास शासन किया। जहांगीर ने, जो उसका बेटा था, लगभग आप देखोगे 22 साल 23 साल के आसपास जहांगीर रहा। 30 साल के आसपास शाहजहां का शासन रहा, और फिर 50 साल तक औरंगजेब ने राज किया। तो आप देखो 30 साल 50 साल ऐसे शासन इन्होंने किए। और अब यहां मैं आपको बता दूं, 1707 में जब औरंगजेब मरा, तो उसके मरने के बाद कोई 5 साल, कोई 3 साल, कोई 2 साल ऐसे राजा बन गए। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब के बाद गद्दी पर बैठा। उसके बाद बहुत कम समय में वो मर गया, क्योंकि वो रिटायरमेंट की एज में तो बादशाही बना था। 63 साल की उम्र में बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा था, सबसे उम्र दराज। मतलब इस समय हमारे यहाँ लोग रिटायर हो जाते हैं, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल ऊपर हो गए।
इस समय तो गद्दी पर ही बैठा, और उसका कारण था पिताजी। पिताजी मरे तो गद्दी पर बैठे ना। इतने लंबे समय तक औरंगजेब ने शासन किया, शासन इतना लंबा रहा कि उसके जीवित रहते ही बेटे मर गए उसके। तो 63 साल की उम्र में ये गद्दी पर बैठा है, और उसके बाद में जो है बहुत कम उम्र में ये मर भी गया, मतलब बहुत कम समय में 4-5 सालों में मर गया। फिर इसके बाद इसका बेटा, उसके बाद जहादर शाह आया। जहादर शाह भी बहुत समय तक नहीं रहा। उसके बाद में फर्रुखसियर आया, और फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने में मराठाओं ने मदद की। ठीक है, किसकी? हुसैन अली, अब्दुल्ला अली, सैयद बंधु, रफीउद्दर्जात को गद्दी पर बैठाया। तो इसके समय तक आप सोचो कि हम इसे देखें इसको, एक समय मराठाओं की यह हालत थी कि वो मुगलों से बचते रहते थे, है ना, भागते रहते थे, क्योंकि तब वो कमजोर थे। और आज ये हालत है कि कौन मुगल बादशाह बनेगा, इसमें उनका योगदान हो गया। तो वक्त कैसे पलटता है, आज यही मराठा तय कर रहे हैं कि कौन मुगल बादशाह बनेगा, उसमें इनका रोल हो गया। तो इन्होंने, बालाजी विश्वनाथ ने मुगल जो है दरबार में भी थोड़ा सा दखल देना शुरू कर दिया। फिर मराठा संघ का निर्माण किया और मुगलों के साथ संधि करके मराठा शक्ति का विस्तार किया। 1720 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में आया वो पेशवा जिसने अपने 20 साल के छोटे से करियर में, छोटे से काल में मराठाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि मराठा किसके काल में भारत की सबसे बड़ी ताकत बने, वो इसी व्यक्ति के काल में, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के बारे में मूवी आपने देखी, बाजीराव मस्तानी, एक मूवी भी आई हुई है। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें सच है, बहुत सारी नहीं भी है। पर एक बात सच है कि जब पिता का निधन हुआ तो बाजीराव प्रथम जब पेशवा बना, बहुत कम उम्र में पेशवा बना था, तो एक चीज उनके दिमाग में क्लियर थी। उनको पता था कि मुगल साम्राज्य जो है ना, वो एक ऐसा पेड़ है जो कभी भी गिर सकता है, और हम वो मराठा वो चीज शक्ति है जो मुगलों की जगह ले सकते हैं। तो शुरुआत से ही विजन क्लियर था कि मराठाओं को मुगलों की जगह भारत में स्थापित करना, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना। बस दिल्ली से ही तो चलता है पूरा भारत का साम्राज्य मुगलों का। तो बालाजी विश्वनाथ का बेटा 19 साल की आयु में पेशवा बनता है और मराठाओं की शक्ति को अपने पीक पर लेके जाता है। दो मकसद इस व्यक्ति के हैं। पहला, एक ऐसी स्थिति का निर्माण करना जिसमें सारे मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर रहे। इनको एक बात पता थी कि अगर सारी शक्तियां अलग अलग सरदारों के पास रहेंगी तो वो अलग हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा संघ बनाते हैं जिसमें सारे मराठा सरदार एक दूसरे पर निर्भर रहे। तो क्या होगा, वो छूट नहीं पाएंगे, है ना। कई बार आपने देखा होगा ना, निर्भरता जो होती है, निर्भरता से इंसान कुछ करने से रुक जाता है। जैसे अगर कोई बच्चे को अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा है, मन करे घर छोड़ के चला जाऊं, बस इसलिए नहीं जाता कि बाहर निकल जाएगा तो खाएगा क्या, क्योंकि सारा खर्चा तो घर वाले उठाते हैं। तो निर्भर रहेंगे तो एक रहेंगे, और एकता में बल है। अगर मराठा एक होकर रहे तब तो भारत में कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे और निर्भरता के कारण एक दूसरे का सहयोग करेंगे। एक व्यक्ति अकेला सरदार कमजोर रहेगा, सब मिलके साथ रहेंगे। हालांकि ये चीज एक प्रकार से गलती भी साबित हुई आगे जाके, यही मराठाओं के पतन का कारण बना। ये एक दूसरे पर निर्भर थे और जब भी जरूरत पड़ती थी ना तो एक दूसरे को साथ नहीं देते थे, तो एक एक करके मराठाओं को निपटाना आसान हो गया। ठीक है, जैसे जब होलकर पर कोई आक्रमण कर रहा है तो सिंधिया चुप बैठा है, सिंधिया पर कर रहा है तो होलकर बैठा है। एक दूसरे पर निर्भर है, अकेले इतने ताकतवर नहीं थे, और इसीलिए जो है ना ये टूट गए। आप एक ऐसा संघ बना रहे हैं कि जिस संघ में सब एक दूसरे पर निर्भर है, अच्छी बात है, पर उस संघ के स्थायित्व के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। तो एक दूसरे का सहयोग करें। और दूसरा, मुगल साम्राज्य जो गिर रहा है, उसके गिरते हुए मतलब एक ऐसा भवन जो खंडर बन रहा है, तो उस खंडर की जगह हम अपना नया घर बना सकते हैं। आज नहीं तो कल ये इमारत गिर जाएगी, इस इमारत की जगह जो नया घर बनेगा वो हमारा बनेगा। तो उस खंडर पर भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखना और वहां पर मराठा साम्राज्य की स्थापना करना। समझ गए आप लोग?
और यही चीज दिक्कत थी कि इनमें एकता नहीं रही। एकता अगर होती ना तो फिर मराठाओं को तो कोई कुछ हाथ भी नहीं लगा सकता। मार्च 1728 को पालखेड़ा का एक युद्ध हुआ जिसमें इसने हैदराबाद के निजाम को हराया। उस समय जो व्यक्ति सबसे ज्यादा मराठाओं को चुनौती दे रहा था वो था हैदराबाद का निजाम। 1724 में हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की नींव डालने वाला निजाम, जिसे निजामुल मुल्क आसफ जाह के नाम से दुनिया जानती है, कई लोग इसे चिनकिलिच खां के नाम से भी जानते हैं। हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के बीच में प्रॉब्लम यही थी कि दोनों ही चाहते थे कि वो पूरे दक्कन पर राज करें। तो जब मराठा शक्ति का विस्तार करें तो निजाम को दिक्कत, निजाम करे तो मराठाओं को दिक्कत। तो आखिरकार लड़ाई तो होनी थी। और इस युद्ध में जब निजाम और मराठा आमने सामने हुए 1728 में, तो मराठा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठाओं ने परास्त कर दिया, हरा दिया हैदराबाद के निजाम को। अब हैदराबाद का निजाम हार गया तो उसके साथ एक संधि कर ली, मुंशी शिवगांव की संधि। दक्कन में मराठा एक सर्वोच्च शक्ति बन गए। पर हैदराबाद का निजाम भी ना वो इतनी आसानी से वो भी हार मानने वाला नहीं था। बाद में एक बार फिर वो जो है मराठाओं के रास्ते में आया 1738 में। इस बार फिर वो हारा और एक और संधि उसको करनी पड़ी मराठाओं के साथ, दुरई सराय की संधि। तो कुल मिला के मराठा बाजीराव प्रथम और निजाम हैदराबाद के बीच में दो संधियां हुई, मुंशी शिवगांव की संधि और दुरई सराय की संधि। और दोनों ही संधि के बाद मराठा जो है उससे आगे निकल गए, मालवा पर भी मराठों का अधिकार हो गया। तो इस तरह से अब मराठा राज्य की जो सीमाएं है ना वो भारत में महाराष्ट्र के बाहर तक फैलने लगी। मालवा, दक्कन, कई सारे इलाके धीरे धीरे करके उन्होंने जीतना शुरू कर दिए। इसके बाद 1738 में गुजरात को भी मराठा राज्य में मिला लिया बाजीराव प्रथम ने। अप्रैल 1731 में एक संधि हुई, वारणा की संधि। ठीक है, दरअसल लड़ाई सिर्फ छत्रपति और पेशवाओं में नहीं, दरअसल छत्रपतियों में भी चल रही है। जो मैंने आपसे कहा था, एक तरफ ताराबाई, उसका बेटा शिवाजी द्वितीय छत्रपति, दूसरी तरफ शाहू छत्रपति। जब इनमें युद्ध हुआ तो इन्होंने इलाके बांट लिए उत्तर और दक्षिण में। एक जगह छत्रपति दूसरा, दूसरी जगह छत्रपति दूसरा। तो ये आपस में भी लड़ रहे थे और पूरे मराठा साम्राज्य में दो छत्रपति हुआ करते थे। एक संधि हुई 1731 में इसके काल में, जिसे वारणा की संधि के नाम से जानते हैं, और ये लड़ाई खत्म हो गई। संभाजी द्वितीय जो दूसरा छत्रपति था उसने शाहू को ही छत्रपति स्वीकार कर लिया और फिर मराठा साम्राज्य में एक छत्रपति हो गया। 1728 में बुंदेलखंड के सारे इलाके मुगलों से जीत लिए, ठीक है, और उसको बुंदेला राजा छत्रसाल को दे दिए बाजीराव प्रथम ने। तो इस तरह से बहुत कम उम्र में, 20 वर्ष की उम्र में आप देखोगे कि मराठाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया बाजीराव प्रथम ने। यहां तक कि एक बार मात्र 500 घुड़सवार लेकर दिल्ली पहुंच गया और दिल्ली में मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया, डरा दिया। तो ये हो गया बाजीराव प्रथम का काल। बाजीराव प्रथम के बाद में उसका बेटा बालाजी बाजीराव, जो उसका बड़ा बेटा था, वो गद्दी पर बैठा 1740 में, 21 साल का कार्यकाल। बाजीराव प्रथम के काल में जो इलाके छूट गए थे उन इलाकों को भी बालाजी बाजीराव के काल में मराठा साम्राज्य में मिला लिया। पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को इसने पूरा करने का लक्ष्य बनाया कि इसको पूरा करना है, पूरे भारत में मराठा साम्राज्य की स्थापना। और एक चीज लेकिन गलत हुई, वो तो होना ही है कि जब आप आगे बढ़ते हो तो आपके कई दुश्मन हो जाते हैं। तो जब मराठा साम्राज्य का विस्तार हो रहा था ना, उसी समय राजपूतों के साथ उनका टकराव हुआ और मराठाओं और राजपूतों के संबंध पहले काफी अच्छे थे, अब वो खराब हो गए। और यही आप देखोगे कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ ना, तो मराठाओं को कोई बहुत ज्यादा विशेष सहयोग नहीं मिला। भारत के कई सारे राजाओं ने, वंशों ने उनका साथ नहीं दिया, राजपूतों ने भी नहीं दिया, क्योंकि मराठाओं और राजपूतों के संबंध इसी के काल से खराब हो चुके थे। 1752 में मुगल सम्राट अहमद शाह के साथ एक संधि हुई, जिसके अनुसार बादशाह ने मराठों को पूरे भारत में चौथ वसूल करने का अधिकार दे दिया। अब आप देखो, यहां इतनी मराठाओं की ताकत अब बढ़ चुकी है कि पूरे भारत में
वो चौथ नामक कर वसूल कर सकते हैं, और ये अधिकार उनको मुगल सम्राट ने दिया, और देगा ही सही, क्योंकि मुगल सम्राट भी अब मराठाओं से बहुत कमजोर है। दो तरह के कर आपको बता दूं मराठा साम्राज्य में चलते थे, चौथ और दूसरा सरदेशमुखी। चौथ जो है वो उपज का 1/4 हुआ करता था, और सरदेशमुखी उपज का 1/10, 10%, 25%, 10%। तो आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों, 10% टैक्स और कहीं पर 25% टैक्स, ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा भेदभाव इसलिए है, जैसे आपने देखा होगा कि जब भारत में कहीं आप घूमने जाते होंगे ना, लाल किला, ताजमहल या कोई भी ऐसा हेरिटेज आप जगह जाएं, तो आपने देखा हो जहां टिकट लगता हो, तो भारतीयों का टिकट कम लगता है और विदेशियों का टिकट ज्यादा लगता है ना। चौथ जो टैक्स था वो मराठा उन इलाकों से वसूल करते थे जो उनके क्षेत्र में नहीं आते थे, मतलब जहां उनका सीधा प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था, दूसरे राजाओं के इलाकों से चौथ नाम का कर वसूल किया जाता था। ये इसलिए ताकि उन पर आक्रमण नहीं करें, उनको एक प्रकार से निश्चिंत करने के लिए कि तुम्हारे ऊपर हम आक्रमण नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, बदले में बस हमको कुछ टैक्स दे दो। समझ गए आप लोग? तो वहां से चौथ नाम का कर वसूल करते, और अगर आप ये कर नहीं दोगे तो फिर वो आपके ऊपर आक्रमण कर देंगे, इससे अच्छा है कि टैक्स दे दो। जैसे आप भारत सरकार को टैक्स दे तो अच्छी बात है, और नहीं देंगे तो जेल में डाल देंगे। तो अगर जेल जाने से बचना चाहते हो तो भारत सरकार को टैक्स दो। वैसे ही अगर आप बचना चाहते हैं मराठाओं के आक्रमण से, क्योंकि अगर उन्होंने आक्रमण किया तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, बस चुपचाप टैक्स दे दो। 10% का जो कर था सरदेशमुखी नाम का, ये लिया जाता था उन्हीं इलाकों से जहां पर मराठा राज करते थे, सीधा नियंत्रण उनका इलाका, उनके खुद के लोगों से, क्योंकि वो वहां के प्रमुख थे। सरदेशमुख का मतलब होता है प्रमुख, तो वहां के राज्य प्रमुख होने के नाते उनका कुछ टैक्स तो बनता ही था, तो वहां के लोगों से वो टैक्स लिया करते थे 10%। तो स्वराज क्षेत्र कहलाता था जहां से सरदेशमुखी लेते थे, और मुल्क एक करीब जहां से वो पड़ोसी इलाकों से जो है टैक्स लिया करते थे 10% के अलावा 25% ये वाला चौथ। समझ गए आप लोग? समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। इज दैट ओके? समझ गए आप सभी लोग? चलो, तो ये हो गया मराठा साम्राज्य के जो टैक्सेशन सिस्टम है, इनका कर वाली प्रणाली, कि इसमें दो तरह के कर हमको दिखाई दे रहे हैं, चौथ नाम का कर और सरदेशमुखी नाम का कर। और यही कर बता रहा था कि पूरे भारत से मराठा चौथ नाम का कर जो है वसूल कर सकते थे, और उनको पे करना पड़ेगा, यह अधिकार मुगल सम्राट ने दिया। तो इस तरह से बदले में मराठा क्या देंगे? बदले में मराठाओं ने मुगल बादशाह को वचन दिया कि जब भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारी सहायता करेंगे, ठीक है? तो तुम्हें कोई भी दुश्मन तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर पाएगा, हम जब तक हैं। तो इस तरह से बालाजी बाजीराव के काल की बात है। अब एक मैप को दिखा रहा हूं मैं आपको। इस स्लाइड में आपको दो मैप दिखाई दे रहे होंगे, दो चित्र हैं। पहला वाला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य, देखो हरा वाला, एक छोटी सी जागीर को उन्होंने इस राज्य के रूप में पश्चिमी महाराष्ट्र पर कब्जा करके बनाया। और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा 1759 का भारत, जुलाई 1759। कितना अंतर है? मराठा साम्राज्य ऐसा था, और अब यहां भगवा हो गया पूरा। देखो यहां से बढ़ के भारत का ये पूरा गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी भारत, इधर दक्कन का इलाका, ठीक है, और ऊपर उत्तर भारत, कितनी बड़े इलाके पर मराठा साम्राज्य का शासन चलता था। ये है अटक से कटक वाला मामला। और ये किसका काल है? बालाजी बाजीराव। सबसे बड़ा मराठा साम्राज्य अगर किसी के पास था, किसी के काल में था, तो वो बालाजी बाजीराव के काल में था। आप देख सकते हो ये पंजाब और ये इलाका भी आता था उसके अंदर, ठीक है? अब आप देखो कुछ एक इलाकों छोड़ दें, है ना, यहाँ पर बंगाल का नवाब था, यहाँ अवध का नवाब था, या हैदराबाद का निजाम है ना, और यहाँ नीचे थोड़ा सा दक्षिण भारत का इलाका छोड़ दें, तो काफी बड़ा इलाका मराठाओं के पास था। और इसीलिए कहते हैं
कि मुगलों के बाद भारत में अगर कोई पूरे भारत पर शासन कर सकता था, एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना कर सकता था, तो वो मराठा ही थे। ठीक है, चलो इस सबको धक्का कब लगा? पानीपत के तीसरे युद्ध से। 1754 में अहमद शाह को गद्दी से हटाकर आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया मराठाओं ने। तब तक ये इतने शक्तिशाली हो चुके थे कि ये मुगल सम्राटों को हटा के अपने मनपसंद व्यक्ति को बैठाने लगे थे। इसके बाद मराठों ने पंजाब पर आक्रमण किया, क्योंकि उनको तो सब जगह विस्तार करना था ना, तो पंजाब पर भी कर दिया। और पंजाब पर आक्रमण करना एक प्रकार से भूल थी। भूल इसलिए थी क्योंकि उस समय वो तैयार नहीं थे अब्दाली से लड़ने के लिए। उस समय अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी कहा जाता है, अफगानिस्तान का वो शासक जिसने भारत पर ऐसा कहा जाता है कि 7 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी के बाद ये पहला व्यक्ति था जिसने भारत पर इतनी बार आक्रमण किया हो। ठीक है, और अब्दाली का बेटा जो है वो वहां पर शासन कर रहा था, उसके अधिकार में था वो। तो इसको जीत के पंजाब और लाहौर पर भी अधिकार करके उसको भी मराठा साम्राज्य में मिला लिया। अब वहीं से अब्दाली और मराठाओं के बीच में शत्रुता हो गई। इसी को लेके पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1761 में। आप सबको पता है पानीपत के 3 युद्ध हुए। 1526 पहला पानीपत का युद्ध मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा 1556 अकबर और अफगानों के बीच, जिसमें हेमू ने नेतृत्व किया था, हेमचंद्र ने अफगानों का। और तीसरा युद्ध ये रहा। अब छोटी दूसरी एग्जाम होती ना, उसमें तो ये पूछ लेता है पानीपत का युद्ध पहला, दूसरा, तीसरा कब हुआ, किसके बीच हुआ। यूपीएससी का थोड़ा सा नजरिया अलग होता है। यूपीएससी ने मेंस में यही पूछ लिया था कि पानीपत के मैदान में 3 युद्ध हुए, तो क्या कारण है कि पानीपत में इतने युद्ध हुए? वहां का पानी इतना मीठा था, वहां के पानी में ऐसा क्या था कि पानीपत में जो है ये लड़ रहे हैं बार बार। पानीपत में ऐसा क्या है कि वहीं पर बार बार युद्ध हो जाते हैं? तो उसका कारण जो है ना, आप थोड़ा सा देखोगे तो भौगोलिक स्थितियों में आपको मिलेगा कि जब भी कोई भारत पर आक्रमण करे, अब आपको बात पता है कि दक्षिण से तो भारत पर आक्रमण नहीं हो सकता था क्योंकि हिंद महासागर पड़ता है, उत्तर में हिमालय है और हिमालय को पार करके भारत पर आक्रमण करना पॉसिबल नहीं। पूर्व में भी हिमालय वगैरह पड़ जाता है, घने जंगल है, वहां से भी आक्रमण नहीं हो सकता। सिर्फ एक इलाका जहां से भारत पर आप आक्रमण कर सकते हो और वो है भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका, नॉर्थ वेस्ट वाला हमारा रीजन। ये बात आपको पता है ना, वहीं से आक्रमण भारत में हो। तो जो भी राजा दिल्ली में या उत्तर भारत में राज्य करता है ना, वो उसको वहीं पर रोकेगा, उसको आने नहीं देगा अपने घर तक। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपके घर पर हमला करे, तो आप उसको घर के अंदर नहीं आने देंगे कि घर के अंदर आ जाए फिर लड़ूंगा मैं इससे। आप उसको वहीं दरवाजे पर रोकने की कोशिश करोगे कि नहीं? आप कोशिश करोगे उसको वहीं रोक दिया जाए जहां से वो एंटर हो रहा है। तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा जो है ना, वो हमेशा से बहुत सेंसिटिव रही है। अगर कोई बहुत बड़ी ताकत, कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली जो है राजा या वंश भारत में शासन कर रहा हो ना, तो वो जो है वो तो वहां पर रोक देगा सबको। और अगर भारत में छोटे मोटे राजाओं के बीच में बटा हुआ है भारत का इलाका और छोटे छोटे राज्य हैं अस्तित्व में, तो फिर भारत से कोई भी आसानी से वहां से एंट्री कर सकता है। अब वही हुआ कि मुगल जब तक थे, मुगल इतने ताकतवर थे कि वो वहीं पर रोक दिया करते थे किसी को भी। अब जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ तो फिर वो इलाका फिर से जो है असुरक्षित हो गया, फिर से वहां से जो है कोई भी आ सकता है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों और अफगानों के बीच में, अब्दाली के बीच में हुआ। और इसमें अहमद शाह अब्दाली ने नेतृत्व किया। अफगानों का आपको पता है। मराठों का सेनापति था विश्वासराव। कौन है विश्वासराव? विश्वासराव पेशवा का पुत्र, बालाजी बाजीराव का पुत्र है। लेकिन ये छोटा था, बहुत कम उम्र का था, मतलब बच्चा ही था एक प्रकार से। तो ये नाम का प्रधान था। वास्तविक सेनापति था सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, ये भाई है बालाजी बाजीराव का। तो इस तरह से इसके हाथ में वास्तविक नेतृत्व है।
इस युद्ध में मराठों को क्षेत्रीय शक्तियों का सहयोग नहीं मिला। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में ऐसा हो ना कई बार कि आपस में घर में विवाद कोई भी हो, लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो हमको एक हो जाना चाहिए। अब मराठों के बीच में और दूसरे भारतीय क्षेत्रीय शक्तियों के बीच में इतने विवाद थे, मतभेद थे कि भारत के कई सारे छोटे मोटे राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया, तो उनको सहयोग नहीं मिला। जबकि जाट नेता सूरजमल युद्ध से अलग रहा। यहां तक कि अवध के नवाब तक ने जो है मराठाओं का साथ नहीं दिया और वो अब्दाली के साथ में लड़ा। इस समय आपको पता ही है अवध का नवाब शुजाउद्दौला हुआ करता था। युद्ध में मराठा तोप खाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया था। अब इस युद्ध में मराठा पराजित हुए और सिर्फ पराजित नहीं हुए, मराठाओं को बहुत नुकसान हुआ हर तरह से। इनके भविष्य के उत्तराधिकारी मारे गए, जैसे विश्वासराव जो पेशवा का पुत्र था, सदाशिवराव भाऊ, ये सब मारे गए। तो एक तरफ मराठाओं ने अपने सारे उत्तराधिकारियों को खो दिया, योग्य लोगों को खो दिया, बहुत बड़े मात्रा में सैनिक मारे गए। ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र के हर एक घर से कोई न कोई रिश्तेदार जरूर मरा था, मतलब उनका बेटा ना भी हो तो उनके परिवार का कोई न कोई व्यक्ति जरूर मरा था। इतना भयानक युद्ध था। तो युद्ध में पराजय से मराठाओं को बहुत डैमेज हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और इस युद्ध का समाचार जब पेशवा को मिला, आपको पता है ना, उसको कोड वर्ड में बताया गया, जब इस युद्ध का समाचार पेशवा बालाजी बाजीराव को मिला तो वो भी दुख से मर गया, क्योंकि बेटे की मौत बहुत सारे लोग नहीं सह पाते। युद्ध का आंखों देखा वर्णन पंडित काशीराम ने किया है। क्वेश्चन ये है कि मराठा जो इतने शक्तिशाली थे, भारत में जब लग रहा था कि मराठाओं का शासन होगा, मराठा भारत में एक छत्र राज करेंगे मुगलों की जगह, क्या कारण थे कि मराठा भारत में उतने सफल नहीं हो पाए? क्वेश्चन तो बनता है ना कि मराठा भारत में एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए, तो क्यों, उनकी असफलता के कारण क्या रहे? तो मराठाओं की असफलता के कारण अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला कारण इनमें आपसी एकता नहीं थी। ये बहादुर थे, ये वीर थे, योग्य थे, मतलब एक योद्धा में जो गुण होने चाहिए वो सारे इनके अंदर थे, लेकिन आपस में एक नहीं थे, इनमें फूट थी। जैसे कई सारे सरदार आप देखो, एक तरफ सिंधिया है, एक तरफ होलकर है ना, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया है, एक तरफ भोंसले है, एक तरफ गायकवाड़ है, और इन सब के बीच में पेशवा। ये आपस में ही लड़ते रहते थे, मतलब पेशवा पर अपना आधिपत्य, मतलब छत्रपति पर, पेशवा पर अपना प्रभाव जमाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की सहायता नहीं करना, एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए जलन, ईर्ष्या। तो सबसे बड़ी जो कमी रही ना वो आपसी फूट, एकता का अभाव रहा। दूसरा, जो इन्होंने चौथ नाम का कर वसूला, मैंने आपको बताया कि चौथ नाम का कर ये वसूल रहे हैं, और कहां से वसूल रहे हैं? जहां इनका राज्य ही नहीं है। सोचने वाली बात है, ये दूसरे राजाओं से जबरदस्ती चौथ नाम का कर वसूल रहे हैं कि हम आप पर, ये एक प्रकार से दादागिरी मानी जा सकती है। इनको ना भारत में बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, कई सारे राजा महाराजा इनके दुश्मन बन गए, क्योंकि उनके राज्य के ऊपर जबरदस्ती चौथ कर वसूल कर रहे हैं। तो अब वहां की जनता के साथ सोचिए क्या होता होगा। वहां की जनता उस राजा को भी टैक्स देगी और इनको भी देगी 1/4। तो वहां की जनताओं को कितनी दिक्कत होती होगी, मतलब कितना टैक्स हो गया सब मिला के, और राजा को फिर कितना सोच समझ के खर्चा चलाना पड़ता होगा, आय उसकी कितनी कम हो जाती होगी। 1/4 तो मराठा ही ले गए। अब आप उस काल में अगर देखो तो टैक्स जो लिया जाता था ना, उपज का 1/6, 1/5, 1/4 ऐसा तो टैक्स लिया जाता, और इतना तो मराठा ही ले गए ना। अब वो राजा क्या लेगा बस जनता से फिर। तो ये एक ऐसी चीज थी जिससे काफी सारे भारत में क्षेत्रीय शक्ति जो है वो उनके दुश्मन बन गए, उनसे नाराज हो गए, और युद्ध में मराठाओं को सहयोग नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। पानीपत के तीसरे युद्ध में इस चीज को बहुत मिस किया होगा उन्होंने। फिर मराठों के सैन्य संगठन में कमजोरी थी। एक तो ये कि इनकी सेना तो ठीक थी, लेकिन जो सैन्य संगठन होना ना, सुसंगठित, सुदृढ़, वो नहीं। आधुनिक रूप से अपनी सेना को तैयार नहीं किया, प्रशिक्षण नहीं देना, ट्रेनिंग नहीं देना, हथियार नहीं देना, ये कुछ चीजें थी जो इनके पास नहीं थी। जैसे आप देखो
अंग्रेजों के पास, फ्रांसीसियों के पास अच्छी शक्तिशाली सेना थी, आधुनिक हथियार थे, आधुनिक सेना थी, उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी जाती। इनके साथ ये सारी चीजें थी कि इन्होंने अपने सैनिक संगठन को जो है ना वो दुरुस्त नहीं किया, समय समय पर प्रशिक्षण, ये सारी चीजें, कोऑर्डिनेशन नहीं होना, ये एक दिक्कत रही। समझ में आया सभी को? क्या क्या कारण है भारत में मराठाओं की असफलता के, क्यों भारत में वो एक बड़ी शक्ति नहीं बन पाए, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए? इज दैट क्लियर? हालांकि कई लोग कहते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की हार के और भी कई कारण थे, जैसे मराठाओं ने परिस्थितियों का सही अंदाजा नहीं लगाया। पानीपत का युद्ध जिस समय हुआ था जनवरी में हुआ था। जनवरी में आप सभी को पता है कि पंजाब में, उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, और मराठा जो है वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, उनको उतनी ज्यादा पता नहीं है कुछ परिस्थितियों का, जिससे वो कपड़े अलग प्रकार के पहनते हैं क्योंकि वहां क्लाइमेट अलग है, तो वो वहां उन्हीं कपड़ों में चले गए, उसी तरीके की तैयारी के साथ जैसे वहां रहते, तो वो उस सर्दी को जो है उसने उनको बहुत परेशान किया, काफी ज्यादा कड़ाके की सर्दी। अब्दाली उसी इलाके का था, वो उस पूरे इलाके के भौगोलिक परिस्थितियों से, जलवायु से, क्लाइमेट से, मौसम से परिचित था। ये भी कहा जाता है कि मराठाओं के साथ में बहुत सारे उनके और भी आम नागरिक जो है युद्ध के काफिले में चले गए कि भाई ये सब जा रहे हैं तो साथ में हम भी चले जाएंगे, तीर्थ करके आ जाएंगे। ये भी कई लोग कहते हैं इससे रसद कम पड़ गया, जितना राशन, जितना सब कुछ वो साथ में लेकर चले थे वो कम पड़ गया, ये भी एक नुकसान हुआ। ऐसे कई कारण बताए जाते हैं युद्ध में मराठाओं की पराजय के। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में फीडबैक में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जिन बच्चों ने कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप इसी तरह से आप ही हमारा सहयोग है, आप ही हमारा सपोर्ट है, और आप ही हमारी ताकत है, हौसला है। तो आप इसी तरीके से सहयोग करते रहेंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। जिन बच्चों ने नहीं किया होगा वे भी अब भी जाते जाते सेशन को आखिरी में लाइक करेंगे, जो रिकॉर्डेड देखेंगे वे भी इस सेशन को लाइक करना नहीं भूलें।